नहीं किया तो कॉन्फिडेंस घटेगा, इसलिए बोले थे कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एलो चैप्टर का एमसीक्यू। तो देखिए, सिंपल सा चीज है, जो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो वो हम आप ही लोगों से पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस मेटल? क्या लगता है क्या होगा सही आंसर इसका? गुड इवनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, पहला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नॉन फेरस नहीं है। फेरस मतलब जिसमें आयरन है, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है। तो आयरन में खुद ही आयरन है, इसीलिए ये नॉट ए नॉन फेरस मतलब कि ये फेरस हो जाएगा, नॉन फेरस नहीं होगा, इसीलिए दिस इज नॉट ए नॉन फेरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा अगर दिख नहीं रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक? ठीक है, कौन सा है कॉपर और जिंक एलॉय? बिल्कुल सही। सेकंड दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, ब्रास क्या है कॉपर और जिंक का एलॉय? तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि टीन का कॉपर और टीन का जो एलॉय होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। इसका क्या हो गया ब्रास, और अगर कॉपर यहाँ टीन रहता तो हो जाता ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कांस्य, इसलिए कॉपर और एस से एसएन, कॉपर प्लस टीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड विच ऑफ द अदर एलिमेंट? स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है? आयरन का, क्रोमियम का, और क्या मिलाता है? कार्बन भी रहता है लेकिन कार्बन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो बताइए और क्या मिलाते हैं? बिल्कुल सही, निकेल मिलाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, एंड में और भी अच्छे से क्वेश्चन मिलेगा, क्लास को अच्छे से रिफाइन करके पढ़ लीजिए, एकदम अच्छा स्कोर आएगा। जो क्वेश्चन आएगा मैच कर जाएगा, मतलब हम क्या बोले, आप लोग खुद से ही पढ़िए इस चैप्टर को, लेकिन हम इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझा दे रहे हैं। विच ऑफ दिस इज एन एलॉय यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स? तो कौन सा यूज होता है? कप्रोनिकल यूज होता है। कप्रोनिकल क्यों यूज होता है? क्योंकि ये इसमें कोरोजन नहीं लगता है। कभी सिक्का में कोरोजन रखते हुए देखिए, जल्दी इजीली नहीं लगता कोरोजन उसमें, चाहे उसको पानी में फेंक दीजिए। ठीक है, जो सिक्का है इसको आप पानी में फेंक के रख दीजिएगा तब भी कोरोजन नहीं लगेगा उसमें। क्यों? क्योंकि ये कोरोजन रेसिस्टेंस है। कप्रोनिकल। व्हाट इज द नेम ऑफ द एलॉय कंटेनिंग मरकरी? क्या हो जाएगा बताइए? ब्रास, बी एमलगम, सी प्यूटर, डी ड्यूरालुमीन। क्या हो जाएगा? एमलगम। एमलगम में क्या होता है बताइए? एमलगम में क्या होता है आप लोग ये भी चैट में लिखिए, ठीक है, कि एमलगम में होता क्या है, ताकि याद होता चले। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द एलॉय निक्रोम? क्या होता है निक्रोम में? निकेल एंड कॉपर होता है, निकेल एंड क्रोमियम होता है, क्रोमियम एंड जिंक होता है, या क्रोमियम एंड टीन होता है? एच एंड सिल्वर। बिल्कुल सही, निकेल एंड कॉपर होता है, सॉरी निकेल एंड क्रोमियम होता है। ठीक है, नाम ही से पता चला, निक्रोम, निक से निकेल, क्रोम से क्रोमियम। ठीक है, व्हाट इज द सोल्जर प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा, कि सोल्जर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ क्या? बताइए। बिल्कुल सही, लीड और टीन, पीबी प्लस एसएन। कल ही पढ़े थे हम लोग, लीड एंड टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरस्टिशियल एलॉय? अब देखिए एक चीज आप लोग को बताते हैं, ठीक है,
याद कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलॉय लिखा था आप लोग के सिलेबस में, और टाइप्स ऑफ एलॉय इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसमें आयरन है कि नहीं। तो हम लोग फेरस और नॉन फेरस में उसको बांट देते हैं। एक दूसरा चीज में भी उसको हम लोग टाइप्स में बांटते हैं। कौन सा टाइप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए इसको आप लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि होता क्या है। देखिए, सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, ये हम लोग किस बेसिस पे बांट रहे हैं? हम लोग बांट रहे हैं स्ट्रक्चर बेसिस पे। और तीन टाइप में बांटते हैं इसको। एक सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, दूसरा इंटरस्टिशियल अलॉय, और तीसरा होता है इंटरमेटालिक अलॉय। तीनों का एग्जांपल अच्छे से देख लीजिए कि ब्रास जो होता है वो सब्स्टिट्यूशनल अलॉय का होता है, इंटरस्टिशियल अलॉय का स्टील होता है, और इंटरमेटालिक अलॉय का Ni3Al होता है, निकल एल्युमिनियम। सब्स्टिट्यूशनल अलॉय किसको बोलते हैं? जिसमें कि वन मेटल रिप्लेस एटम्स ऑफ अनदर। एक मेटल का जो एटम है वो रिप्लेस कर देता है अनदर एटम ऑफ वन मेटल, रिप्लेस एटम ऑफ अनदर। मतलब कि ए मेटल का जो एटम है, मेटल ए का जो एटम है, वो मेटल बी के एटम के जगह को रिप्लेस कर देता है, खा जाता है इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो उसकी जगह को खा जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब कि आप ग्रेन, मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो उसका जगह वो खा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक मेटल दूसरे मेटल के प्लेसेस को कब रिप्लेस करता है, किसमें रिप्लेस करता है? तो सब्स्टिट्यूशन, नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद कीजिए। ठीक है, दूसरा में देखिए इंटरस्टिशियल एलॉयज, स्मॉलर एटम फिल द गैप्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए मेटल। ठीक है, छोटा छोटा एटम होता है, वो क्या करता है? गैप को फिल कर देता है क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस मतलब कि जो हम लोग उसको एकदम छोटा में बांटते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल शेप में। ठीक है, एकदम छोटा में। तो क्या करता है? स्मॉलर एटम कहाँ फिल करता है गैप को? इंटरस्टिशियल में। और इंटरमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? alloy with a specific chemical composition and order crystal structure। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है। और इसमें से अभी आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे थे वो था इंटरस्टिशियल अलॉय। आप लोग देख लीजिए पहले एग्जांपल को अच्छे से, कि स्मॉलर एटम फिल द गैप इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए मेटल। कौन? स्टील एग्जांपल है इसका। और एटम ऑफ वन मेटल रिप्लेस अनदर मेटल, किसमें? ब्रास में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन था 9 नंबर में, 9 नंबर स्लाइड में क्वेश्चन था, रुकिए। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, यही क्वेश्चन था। रुकिए रुकिए एक सेकंड, आपको नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है। हाँ, अब दिखेगा। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो एक बना हुआ है पहले से। तो अब बताइए कि क्या हो जाएगा इसका। अभी आप लोग को बताया इंटरस्टिशियल एलॉय, तो पीडीएफ भेज देंगे, उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। इंटरस्टिशियल एलॉय का एग्जांपल अभी क्या देखे थे आप लोग? दिमाग में अगर कैप्चर किए होंगे तो ए बी सी डी इसमें से कोई एक ही ऑप्शन था। बिल्कुल सही, स्टील था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट मेक्स स्टेनलेस स्टील रेसिस्टेंट टू रस्ट? कल आप लोग को हमने बताया था कि क्या होता है, रस्ट से कौन बचाता है? क्या हाई कार्बन कंटेंट बचाता है? क्या प्रेजेंस ऑफ जिंक बचाता है? क्या लो रिएक्टिविटी ऑफ आयरन बचाता है? क्या क्रोमियम फॉर्म से पैसिव ऑक्साइड लेयर? क्या हो जाएगा, कौन बचाता है? बिल्कुल सही, क्रोमियम जो होता है फॉर्म से पैसिव ऑक्साइड लेयर। क्रोमियम को मिलाते ही इसीलिए है क्योंकि क्रोमियम एक कोरोजन रेसिस्टेंट जैसा काम करता है। अल्निको, एन एलॉय ऑफ अल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्निको का मेनली एज ए हम इसको मैग्नेट्स यूज करते हैं, मैग्नेट्स। तो अल्निको एज एन एलॉय ऑफ अल्युमिनियम, ये एक देखिए ध्यान से लिखा हुआ है अल्निको, याद रखिएगा अगर इसका एलॉय पूछे तो एल से अल्युमिनियम, एनआई से निकेल और सीओ से कोबाल्ट होता है। ठीक है, इज प्राइमरली यूज फॉर मैग्नेट्स। ठीक है, एन एलॉय कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इसमें ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा होना चाहिए। तो जैसे आप लोग कल देखे थे कि एलॉय इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलॉय हेट्रोजीनियस नहीं होता है। एलॉय हेट्रोजीनियस भी होता है, लेकिन ज्यादातर
जो ब्रॉडर रेंज ऑफ एलॉय है वो होमोजीनियस होता है, बहुत कम ही है जो हेट्रोजीनियस में आता है। तो एलॉय हेट्रोजीनियस भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होगा कि कुछ ऐसा होता है। देखिए मोस्टली क्या होता है, अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देखिएगा तो मोल्टेन स्टेट में एलॉय होमोजेनियस बिहेव करता है, और जिसको सॉलिड स्टेट में लेके आते हैं तो बहुत सारा एलॉय हेट्रोजीनियस बिहेव करता है। हर जगह वो इक्वल नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता प्रोपोर्शन में, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो एलॉय होता है वो होमोजीनियस होता है। बट इस क्वेश्चन में एन एलॉय कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, इंटरमेटालिक भी अभी आप लोग पढ़े, होमोजीनियस भी पढ़े, और कुछ एलॉय हेट्रोजीनियस भी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर एग्जाम में आ जाता तो आप लोग होमोजीनियस ही मारते, जो कि सही है। लेकिन आप लोग तो ये भी देखिए अभी इंटरमेटालिक भी होता है, स्ट्रक्चर बेसिस पर बांटते हैं तो, और कुछ एलॉय हेट्रोजीनियस भी होता है। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन का फर्क होता है, ठीक है। अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग है। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए कंपाउंड, एन एलिमेंट और ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन को देख के आपको समझ में आ रहा है कि कंपाउंड नहीं होता है, एलिमेंट नहीं होता है, बहुत कम ही होता है जो हेट्रोजीनियस होता है, बहुत कम। ब्रॉडर रेंज क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया क्या हम बताना चाह रहे थे आप लोग को? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। कल आप लोग को बताया सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है। सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है, ठीक है। अभी बहुत सारा रीजन होता है, उसको वो टफ बनाता है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाता है। द फर्स्ट एलॉय मेड बाय ह्यूमंस इज, गेस कीजिए क्या हो सकता है। द फर्स्ट एलॉय मेड बाय ह्यूमंस वाज, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, ब्रॉन्ज, ठीक है। आप लोग कॉपी पेस्ट क्यों करने लग जाते हैं सबका? एक कोई बच्चा कमेंट करता है तो सब कॉपी पेस्ट उसी को करने लग जाते हैं, गलत चीज है ये। कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अगर कुछ और बता दीजिए कंफर्म नहीं है तो, एबीसीडी कुछ और लिख दीजिए अगर कंफर्म नहीं है तो, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कलरफुल दिखने को मिलेगा हमको भी यहाँ पे। सी, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज। इससे क्या होगा पता है हम क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि द फर्स्ट अलॉय मेड बाय ह्यूमंस वाज, पूछे कोई बोल दिया बी, ब्रास, आपके दिमाग में है हाँ ब्रास, और आप उसी को अगर नहीं जाने लिखेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा ब्रास, और एग्जाम में आया तो ब्रास हिटिंग मार के आएंगे कंफ्यूजन में, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन में है तो रुक जाइए, ब्रॉन्ज। या फिर उल्टा पुल्टा ऑप्शन लिखिए, अंदाजे स्टील बोल दीजिए, माइल्ड स्टील बोल दीजिए, अंदाजे मार दीजिए। इससे क्या होगा कि पता होगा कि हाँ आप जो बोल रहे हो वो गलत निकला था, तो ब्रॉन्ज को टिक मार के आएंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट अलॉय मेड बाय ह्यूमंस वाज ब्रॉन्ज। ड्यूरालिमीन इज एन अलॉय ऑफ, इसको भी आप लोगों को कल पढ़ाए थे। पूरा का पूरा आप लोग स्लाइड कर लीजिए, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोग को। पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के जाइएगा। एल्युमिनियम एंड कॉपर, बिल्कुल सही, एल प्लस सी यू। एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ ए मेटल और नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा एलॉय है जो अपने साथ कोई नॉन मेटल को भी रखा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि किसमें क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि अमलगम का क्या होता है? देखिए अमलगम का क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। बताइए खुशी, अमलगम, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें आप लोग बार बार एक चीज बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है।
तो उसमें क्वेश्चन में तो आप लोग खुद ही बार बार बोल रहे थे कि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, इकलौता मेटल है। इसने बोला है नन मेटल। तो अमलगम कैसे हो सकता है? जब सिल्वर भी और मरकरी दोनों मेटल है तो फिर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए अब याद कीजिए, स्टील में क्या था? आयरन भी था और कार्बन भी था। तो कार्बन एक नन मेटल है, इसीलिए स्टील हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोले थे कि आप लोग जो कार्बन स्टील था उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत अच्छे से बता देंगे कि इसमें से मीडियम कार्बन स्टील का रेंज क्या है। सोचिए कितना छोटा छोटा अंतर में फर्क है। वाह, बिल्कुल सही। छोटा सा अंतर में फर्क है। सभी लोग सही बता रहे हैं, 0.3 से 0.6। याद रखिएगा, मीडियम कार्बन स्टील का रेंज यही रहता है। एनीलिंग इंप्रूव्स, क्या इंप्रूव करता है एनीलिंग? ठीक है, द मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल, द हार्डनेस ऑफ मटेरियल, इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल, वियर रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो देखिए, हार्ड होगा तो अपने आप वियर रेसिस्टेंस होगा। इंटरनल स्ट्रेस कौन रिमूव करता है? टेम्परिंग करता है। हार्डनेस ऑफ मटेरियल को हार्डनिंग करता है। ये क्या करता है? मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल को बढ़ाता है। ठीक है, मशीनेबिलिटी को चेंज करता है। मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग, मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग। अच्छा ये बताइए, ठीक, पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग ऑफ स्टील टू रिड्यूस इट्स ब्रिटलनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन इट्स हार्डनेस, क्या होता है इसका आंसर? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले। द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द मटन स्टील। बिल्कुल सही। ठीक है, टेम्परिंग। टेम्परिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? उसका ब्रिटलनेस को कम कर देते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या है, बोला है कि रिलीव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को रिलीव कौन करता है? अनिलिंग ही करता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ मटेरियल, इसको भी रिमूव करता है ये, ठीक है, इसको भी कम करता है अनिलिंग। और मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल को भी बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि उसका स्ट्रेस को रिलीव करने से फायदा क्या होता है? उसका मशीनेबिलिटी बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्विंचिंग, सबसे पहले समझिए क्विंचिंग होता क्या, आप उसी से इस क्वेश्चन का आंसर बना दीजिएगा कि विथ एन अप्रोप्रिएट कूलिंग रेट सच दैट द कार्बन हैज टाइम टू माइग्रेट, विथ लो कूलिंग रेट, रैपिड कूलिंग रेट, या फिर मीडियम कूलिंग रेट। ए बी सी डी। तो अगर आपको क्विंचिंग हल्का सा भी याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को सही बना लेंगे। बिल्कुल सही, रैपिड कूलिंग रेट। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूजन मेथड इन एन अलॉय? तो आपको थोड़ा सा हम एक चीज बताना चाहेंगे, कल का जो पीपीटी था उसमें एक चीज गलती था कि जो कंप्रेशन मेथड होता था वो बहुत हाई मेल्टिंग के लिए यूज होता था। ठीक है, और ये जो फ्यूजन मेथड है ये लो मेल्टिंग के लिए यूज होता है, जो जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, तो लो मेल्टिंग मेटेरियल की यूज करते हैं हम। तो व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूजन? बहुत इजी है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद ही होगा आप लोग को कि मेल्ट करते हैं फ्यूजन में, क्या करते थे बताइए? ए बी सी डी। बिल्कुल सही। हम लोग क्या करते थे, दोनों को, एक को पहले मेल्ट करते थे दूसरा को उसके ऊपर डाल देते थे। वो कौन सा था जिसमें दोनों को एक साथ मेल्ट करते थे, याद है? बताइए, याद है तो बताइए कि एक ऐसा भी था लॉय जिसमें दोनों को साथ में टुगेदर में हम लोग मेल्ट कर रहे थे। एनीवन? हम्म सोल्जर, सोल्डर, सॉरी सोल्जर बोल सोल्डर। विच टाइप ऑफ एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग? हाँ, तो यही अभी हम बताएं आप लोग को। एक चीज था उसमें, कंप्रेशन में हम लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं और
फ्यूजन किसके लिए करते हैं? एलॉय विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द फ्यूजन मेथड। सोचिए क्या हो सकता है, सेंस ऑफ लगाइए, सेंस क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, फर्नेस। ठीक है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कंप्रेशन मेथड एलॉय प्रिपरेशन? क्या मेल्टिंग टुगेदर करते हैं, या फोर्सिंग पाउडर मेटल्स इनटू सॉलिड फ्रॉम अंडर हाई प्रेशर, या फिर रिएक्टिंग मेटल्स लाइक अल्कलीस, या फिर कूलिंग मेटल्स रैपिडली? क्या करते हैं कंप्रेशन में? बिल्कुल सही, बी। फोर्सिंग, पाउडर के फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद उसको फोर्स कर देते हैं अंडर हाई प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉमनली मेड यूजिंग कंप्रेशन मेथड? तो स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं या टंगस्टन कार्बाइड को? एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ था, याद कीजिए, और हम बोले थे कि ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। बिल्कुल सही, टंगस्टन कार्बाइड। व्हाट प्रोसेस इज ऑफन कंबाइंड विद द कंप्रेशन टू इनहेंस एलॉय प्रॉपर्टी? कंप्रेशन के साथ एक और होता था, याद कीजिए, मेल्टिंग, सेंटरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनीलिंग। इसमें से कोई एक चीज और होता था, याद है किसी को? बिल्कुल सही, सेंटरिंग होता था। बिल्कुल सही। इन द कंप्रेशन मेथड व्हाट इज द रोल ऑफ ए बाइंडर? तो देखिए इस चीज को, आप लोगों को जब इतना साफ साफ लिख दिया है कि फ्यूजन और कंप्रेशन मेथड पढ़ना, तो थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, और डीप नहीं, बेसिक चीज है ये। तो इसलिए देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है? अगर किताब में कहीं कंप्रेशन मेथड और फ्यूजन मेथड हो तो उसको आप लोग एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। लेकिन बाइंडर का यूज क्या होता है? टू होल्ड द मेटल पाउडर्स टुगेदर ड्यूरिंग प्रेसिंग। टू होल्ड द, which method is best suited for preparing high melting point alloy like tungsten carbide? क्या करते हैं खुद ही बताइए, ABCD। अभी आप लोग देखें क्या होता है, कंप्रेशन मेथड होता है। अभी आप लोग देखें ना, टाइम वेस्ट नहीं करते रिपीट क्वेश्चन में। विच alloy is used for manufacturing aircraft parts due to its light weight and strength? बिल्कुल सही। क्यों? ड्यूरालिमीन में एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम बहुत लाइट वेट का होता है। इसीलिए ड्यूरालिमीन को हम लोग एयरक्राफ्ट में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा, कि एयरक्राफ्ट में हम लोग किसको यूज करते हैं? ड्यूरालिमीन। और एयरक्राफ्ट में ड्यूरालिमीन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो लाइट वेट होता है। ठीक है, विच alloy is used in ship building due to its corrosion resistance? तो याद रखिएगा, कपरो निकल को यूज करते हैं, अभी बताया था आप लोग को, सिक्का बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत corrosion रेसिस्टेंस होता है। व्हाट इज गन मेटल? एन alloy ऑफ आयरन एंड निकल, एन alloy ऑफ कॉपर, टीन एंड जिंक, एंड ए टाइप ऑफ कास्ट आयरन। कल आप लोग को हम एक वीडियो भेजे थे, अगर उसको आप लोग देखे होंगे तो सारा बता देंगे। ठीक है, अच्छा, गन मेटल को याद कैसे करवाए थे? उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक याद है क्या? वीडियो में बताया था, alloy of copper, tin and zinc. Why zinc is added to gun metal? देखिए थोड़ा सा है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों को करके जाना है। फिर से बता रहे हैं, इंप्रूव डक्टिलिटी नहीं, रिड्यूस कोरोजन नहीं। आप लोग को देख के लगेगा कि यार ये पॉइंट तो निगेटिव पॉइंट है, तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हाँ, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट के लिए ही यूज करते हैं गन मेटल। ठीक है, विच एलॉय टाइप इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बताया था। दिमाग में थोड़ा शक्ति होगा तो बताइए कि किसमें रिप्लेस कर रहा था एक एटम दूसरा एटम का लैटिस को? इन द लैटिस किसमें रिप्रेजेंट कर रहा था? बिल्कुल सही, सब्स्टिट्यूशनल में कर रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज? याद है क्या बताए थे? ऑप्शन याद है? बोले थे कि तीनों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग को पीपीटी भेजेंगे हम, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और कहीं शेयर वेयर मत कीजिए इस पीपीटी को।
इसको कर सकते हो सके तो इसको हम यूट्यूब अपलोड करेंगे आज। ब्रास। What is an interstitial alloy? An alloy with one metal substituted by another metal in the lattice. An alloy where smaller atoms fills spaces between metal atoms. An alloy with two immiscible metals या an non-metal alloy. तो क्या होता है interstitial alloy? देखिए बिल्कुल सही। An alloy where smaller atoms fill spaces between metal atoms. Which of the following is an example of interstitial alloy? इसको करवाए थे क्या अभी हम? हम्म इसको करवाए थे ना? बिल्कुल सही। तो छोड़िए रिपीट क्वेश्चन आ गया था, हटाइए इसको। स्टील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग डेंटल फीलिंग्स? बता सकते हैं? आप लोग पढ़े थे इसका ये, जो आप लोग को हम एप्लीकेशन लिख के दिए थे। अमलगम। बिल्कुल सही। कौन बताया अमलगम? खुशी। बिल्कुल सही। गौतम। कलाश्री। अमलगम होता है, ठीक है। नहीं आते तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमलगम। विच alloy is widely used for making coins and medals? ये सब तो अभी हम लोग कर लिए थे ना, रिपीट क्वेश्चन आ गया सर। Amorphous alloys are also known as metallic glasses। मुझे लगता है इसके बाद क्वेश्चन होगा कोई और। हाँ, इतना ही क्वेश्चन बना पाए थे तो एक और हम ये बस इसलिए बताएं आप लोगों को कि आप लोग देखिए, एक किताब को अच्छे से रेफरेंस उठाइए, आप लोग क्या पढ़िए वो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग ढंग से पढ़े, वो सारा क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो क्या क्या हम पढ़ने बोले समझिए। इस चैप्टर में, चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखना है एलॉय क्या होता है, उसका टाइप्स, कितना टाइप्स में होता है, फेरस नॉन फेरस। और जो दूसरा आप लोग देखे क्या था, सब्स्टिट्यूशनल, इंटरस्टिशियल, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये बताइए कि बाइनरी अलॉय किसको बोलते हैं, जो आप लोग कल क्लास में देखे थे। इसी को बनाने का तरीका था ना, सब्स्टिट्यूट, फ्यूजन और कंप्रेशन, टाइप्स हो गया। उसके बाद जितना भी अलॉय है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसका यूजेज क्या होता है, एप्लीकेशन वो देख लीजिए। फिर फ्यूजन और कंपोजिशन देख लीजिए, कंप्रेशन। इतना ही आप लोग के सिलेबस में है। और एक्स्ट्रा आप लोग को क्या है वो बता देते ग्रुप में, ठीक है। थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा भी। मेड अप ऑफ टू मटेरियल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, इस क्लास को जल्दी खत्म कर रहे हैं। आप लोग जाइए आराम से, इस चैप्टर को रिवीजन करके तुरंत पूरा उड़ा दीजिए अच्छे से। अगर कोई किताब है तो पहले तो जो सिलेबस में दिया हुआ उसको छाट छाट के पढ़ लीजिए, और अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए।